ननद बड़ी टॉक्सिक है। रोशनी बहुत ज्यादा खुश थी। वो शादी करके अपने ससुराल जा रही थी और उसकी सहेलियां उसे छेड़ते हुए कहती हैं, क्या बात है रोशनी, तेरे चेहरे की चमक तो फीकी नहीं पड़ रही। अपने मायके से बिछड़ने का बिल्कुल भी गम नहीं लग रहा तुझे। किस बात का गम होगा? ऐसे ससुराल में जा रही है जहाँ पर सास तो है ही नहीं। आराम से जाकर राज करेगी हमारी रोशनी। ऐसा कुछ नहीं है, घर में बाकी लोग भी तो हैं। एक देवर है, पति है और ननद भी तो है। तो इतना क्यों परेशान होती है रोशनी? कल को शादी करके ननद तो अपने घर चली जाएगी और वैसे भी देवर भी तो जब शादी कर लेगा तो देवरानी के आगे पीछे घूमेगी। तब तो तू अपने घर पर राज ही करेगी ना। अपनी सहेली की ऐसी बातें सुनकर रोशनी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसे अपने ससुराल जाने के बाद अपने ससुराल में राज करने का मौका मिलेगा। अब विदा होकर जैसे ही रोशनी अपने ससुराल की दहलीज पर खड़ी होती है कि तभी वहाँ पर उसकी ननद शोभा जाती है और कहती है, ये सब क्या है रोशनी भाभी, अभी आप ऐसे घर के अंदर नहीं आ सकती। क्या बात हो गई शोभा, तू अपनी भाभी को घर के अंदर आने से मना क्यों कर रही है? आंटी जी देखिए ना, भाभी ने तो पूरा घूंघट भी नहीं किया हुआ है। इतना तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि अभी उन्हें घूंघट में रहना चाहिए। रोशनी ये बात सुनकर घबरा जाती है। उसका ध्यान ही नहीं था कि उसका घूंघट काफी ऊपर उठ गया था और उसका पूरा चेहरा नजर आ रहा था। और उसके बाद घबराते हुए सबसे कहने लगी, माफ कर देना, घबराहट में मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरा घूंघट ऊपर हो गया। और जब वो अपने कमरे में आराम कर रही थी तभी वहाँ उसका पति केशव आता है और कहता है, कैसी हो तुम रोशनी? नए घर में मन तो लग रहा है ना? किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। नहीं नहीं, किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम दादी को बता देना। सब चीजों का हिसाब किताब लेखा जोखा शोभा दीदी रखती हैं। केशव की बात सुनकर रोशनी हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है, मैंने तो सोचा था कि घर में सास नहीं है तो बहुत मजे से रहूंगी, लेकिन यहाँ पर तो मेरी ननद ही बहुत टॉक्सिक है। रोशनी अब सुबह 8 बजे उठकर नहा धोकर पूजा करने के बाद जैसे ही रसोई में जाती है तो देखती है कि शोभा ने सारा खाना बनाकर तैयार कर दिया था। जिसके बाद शोभा ने रोशनी को रसोई में आते हुए देखा तो कहने लगी, तो आ गई आप महारानी जी, हो गई आपकी नींद पूरी? आपको इतना नहीं पता कि आप इस घर में नई नवेली आई हैं तो आपको जल्दी उठना चाहिए था? दीदी माफ कर दीजिए, वो शादी की बहुत ज्यादा थकान हो गई थी इसीलिए आंख नहीं खुली। और वैसे भी अभी बस 8 बजे है, लेट तो नहीं हुआ है। इस घर के मर्द सुबह 9 बजे काम पर चले जाते हैं। अगर तुम 8 बजे सोकर उठोगी तो कब उन्हें नाश्ता दोगे और कब उनके लिए खाना बनाओगी? खैर कोई बात नहीं, मैंने सब कुछ बना दिया है। अब तुम अपनी पहली रसोई की रस्म कल करना और हाँ, सुबह 6 बजे उठना। जी दीदी, मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। कल से आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। शोभा ये बोलकर अब रसोई से चली जाती है। जिसके बाद रोशनी सब लोगों के लिए खाना लगाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है और अपने मन में बोल रही होती है, हाय राम, मैंने तो सोचा था कि घर में सास नहीं है तो मजे से रहूंगी, लेकिन यहाँ पर मेरी ननद कितनी ज्यादा टॉक्सिक है। अब तो ये रोज मेरी क्लास लगा कर रखेगी। इससे अच्छा तो एक सास होती, कम से कम उसके बुढ़ापे का लिहाज करके मैं उसकी इज्जत तो कर पाती। यूं ही उसकी शादी को 1 हफ्ता ही बीता था कि रोशनी गैस पर दूध चढ़ाकर अपने फोन में रील देख रही होती है। तभी शोभा आती है और गैस को तेजी से बंद करते हुए कहती है, भाभी आपका ध्यान कहाँ है? आपको इतना भी नहीं पता कि दूध रखा हुआ है, उस पर भी नजर मार लो। अरे अगर फोन ही चलाना था तो दूध की आंच धीमी कर देती। आपको पता है दूध गिरना कितना अशुभ माना जाता है। माफ करना दीदी, गलती से ध्यान ही नहीं रहा, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। हर बार गलती करके माफी मांगना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी पहले से ही कोशिश किया करो कि आप गलती करो ही ना, जो आपको माफी ना मांगनी पड़े। बार बार मैं आपको एक ही बात नहीं समझाने वाली हूँ। अब रोशनी को शोभा की सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। तो वहीं एक दिन रोशनी बिना किसी को बताए अपनी सहेलियों को घर पर बुला लेती है और उस समय शोभा मंदिर गई हुई थी। शोभा जब घर आई तो उसने रोशनी की सहेलियों को घर पर बैठे हुए देखा और कहने लगी, ये सब कौन है भाभी? आपने बताया नहीं कि घर पर मेहमान आने वाले? हाँ दीदी, मेरी शादी में कुछ सहेलियां नहीं आ पाई थी तो वो सब मुझसे मिलने के लिए आ गई। अब शोभा रोशनी को धीरे से रसोई में लेकर जाती है और कहती है, भाभी आपको अपनी सहेलियों को बुलाने से पहले मुझे एक बार बता देना चाहिए था। रोशनी ये बात सुनती है तो उसे बहुत ज्यादा चिढ़ होने लगती है और उसके बाद उसने कहा, माफ करना दीदी, आप खुद को समझती क्या है? आप इतनी ज्यादा टॉक्सिक क्यों है? अब मुझे अपने खुद के ससुराल में किसी को बुलाते हुए भी आपसे परमिशन लेनी होगी क्या? यहाँ पर सुबह उठते हुए आपसे पूछो, खाना बनाते हुए आपसे पूछो, घर का सारा काम आपसे पूछ कर करो, और अब मैं अपनी सहेलियों को अपने घर पर बुलाऊंगी तो भी आपसे पूछूंगी। वाह! रोशनी की ऐसी कड़वी बातें सुनकर शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है,
भाभी मुझे माफ करना अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी हो तो। मैंने बस इसलिए बोला कि अगर आप पहले मुझे बता देती तो मैं आपके साथ मिलकर घर के कुछ काम में मदद करवा देती। आज के बाद मैं आपको किसी काम के लिए नहीं बोलूंगी। ये टॉक्सिक ननद आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी। अब शोभा ये बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और रात के समय खाना खाने के लिए भी नीचे नहीं आती। केशव जब देखता है कि उसकी बहन खाना खाने के लिए नहीं आई तो वो रोशनी से पूछता है, क्या बात है रोशनी दीदी, नजर नहीं आ रही? आज वो खाना खाने के लिए नहीं आएंगी क्या? अब रोशनी केशव को सब कुछ बताती है और कहती है, केशव जी मेरी ननद बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। मैंने सोचा था कि इस घर में मुझे मेरा रहना बहुत ज्यादा आसान होगा। सास नहीं है तो कोई मुझ पर चिल्लाने वाला नहीं होगा, लेकिन शोभा दीदी ने तो पूरे घर का माहौल बिगाड़ा हुआ है। इसीलिए आज मैंने उन्हें सुना दिया और उन्हें बता दिया कि इस घर में मेरी भी मर्जी चल सकती है। अब आप चुन लो आपको उनके साथ रहना या मेरे। रोशनी को पूरा यकीन था कि केशव उसे चुनने वाला था, लेकिन केशव ने उसी समय खाने की टेबल से उठते हुए कहा, बस इतनी सी बात? रोशनी अगर यही बात थी तो तुम मुझे पहले ही बता देती। मैं पहले ही अपनी दादी को तुमसे दूर रखता। मैं अपनी बहन को नहीं छोड़ सकता। तुम्हें नजर नहीं आता कि वो कितनी टॉक्सिक है? मुझ पर कैसे हुक्म चलाती है। सुबह 6 बजे उठा देती है और हर काम समय पर करवाती है। जिसके बाद केशव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, तुम जानती हो मेरी माँ बचपन में ही मर गई थी और उसके बाद दीदी ने ही मेहनत करके हमें पाल पोस कर बड़ा किया है और इस काबिल किया कि हम खुद के पैसे कमा पा रहे हैं। और रही दीदी की बात, दीदी ने शादी इसीलिए नहीं की क्योंकि उन्हें कैंसर है। क्या? दीदी को कैंसर है? और डॉक्टर ने बोल दिया है कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए ताकि तुम इस घर की पूरी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लो, वो तुम पर हमेशा गुस्सा करती थी। वो तुमको सख्त बनाना चाहती है ताकि जब वो यहाँ ना हो तो उनकी कमी घर वालों को महसूस ना हो। अगर ऐसी बात थी तो आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या आप मुझे इस घर का सदस्य नहीं समझते थे? मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें ये सब कुछ दीदी के कहने पर नहीं बताया, क्योंकि दीदी ने कहा था कि दीदी नहीं चाहती कि तुम घर के सारे काम किसी मजबूरी के चलते सीखो। दीदी चाहती थी कि तुम घर के सारे काम अपनी जिम्मेदारी समझकर करो। इसीलिए दीदी ने हमें तुम्हें कुछ भी बताने से मना कर दिया था। सारी सच्चाई जानने के बाद रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि उसकी ननद बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं थी, बल्कि वो उसे हर हालात का सामना करने के लिए तैयार कर रही थी और जिम्मेदारियां सिखा रही थी। जिसके बाद अब रोशनी जाकर शोभा को खाना खिलाती है और उससे माफी मांगती है। शोभा उसे गले से लगा लेती है और उसे माफ कर देती है। जिसके बाद अब रोशनी ने कभी भी अपनी ननद शोभा को टॉक्सिक नहीं कहा और दोनों ननद भाभी अपने परिवार में बहनों की तरह रहा करती। ओफो, व्हाट इज दिस? ये मेथी का पराठा? मुझे सैंडविच खाने का मन है। मुझे नहीं खाना ये मेथी का पराठा। आप दोनों कामचोर भाभीयों से एक ननद की फरमाइश भी पूरी नहीं होती। अगर एक ननद की जगह 3-4 ननद होती तो आप दोनों का क्या ही होता। ये दोनों तो मेरा काम भी भूल जाती हैं। पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ती हैं सारा दिन। जाओ अब मेरी बेटी के लिए सैंडविच बना कर ले आओ। दोनों भाभियां अपनी ननद के लिए सैंडविच बनाकर ले आती हैं और उसे खाने के बाद नव्या अपनी भाभियों से कहती है, आज मेरे ऑफिस में पार्टी है तो अब तुम दोनों मेरा मेकअप कर देना। बड़ी भाभी आप मेरा हेयर स्टाइल बनाना और छोटी भाभी तुम मेरा मेकअप कर देना। अभी मैं नहा कर आती हूँ। कुछ देर बाद नव्या तैयार होने लगती है तो दोनों भाभियां उसका मेकअप करती हैं। तभी छोटी भाभी नैना कहती है, दीदी आपका हाथ खाली है, मेरे पास बहुत सुंदर चूड़ियां रखी हैं, आप उन्हें पहन लीजिए। यू गंवार, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मॉडर्न वेस्टर्न कपड़ों के साथ चूड़ियां नहीं पहनी जाती? जी दीदी। फिर तैयार होकर नव्या ऑफिस चली जाती है। ऐसे ही एक दिन जब बड़ी भाभी सोनम पोछा लगा रही होती है तो नव्या जानबूझकर मूंगफली के छिलके वहां गिरा देती है। दीदी मैंने अभी यहाँ पोछा लगाया था और आपने। हाँ तो सफाई करते हुए तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा है क्या? तुम ऐसे नहीं मानोगी। ठहरो मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। नव्या अपनी बड़ी भाभी सोनम का हाथ मरोड़ देती है। दीदी दीदी बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। ये बहुएं तो मेरी बेटी को परेशान ही करती रहती हैं। अरे एक बार और फर्श को घिस लेती तो तेरा क्या जाता। लेकिन नव्या बेटी तू परेशान मत हो, तुझे बहुत जल्द इन दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। वो कैसे? तेरे लिए बहुत बड़े घर का रिश्ता आया है। ये देख लड़के की फोटो। नैतिक की फोटो देखते ही पहली ही नजर में वो नव्या को पसंद आ जाता है। फिर 2 महीने बाद उसकी शादी नैतिक से हो जाती है। शादी के बाद नव्या अपने ससुराल आ जाती है जहां उसकी एक ननद रश्मि होती है जो कि नव्या से भी बहुत ज्यादा घमंडी थी। और जो सब नव्या अपने मायके में अपनी भाभियों के साथ करती थी वही अब उसके साथ उसके ससुराल में होने लगा। ऐसे ही एक दिन नव्या की ननद रश्मि उससे कहती है,
ओफो भाभी, ये क्या बकवास सैंडविच बना दिया, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे लिए पास्ता बना कर लाओ, अब जल्दी जाओ या हाथ पांव टूट गए। लेकिन दीदी मैंने इतनी मेहनत से सैंडविच बनाई है। हाँ तो मेरी बेटी का पास्ता खाने का मन है, उसे नहीं खानी तेरी ये बेकार सी सैंडविच। नव्या उसके लिए पास्ता बनाकर लाती है। कुछ देर बाद रश्मि का कॉफी पीने का मन होता है तो वो उसे कॉफी बनाने को कहती है, लेकिन जब रश्मि वो कॉफी पीती है तो उस कप को रश्मि जमीन पर फेंक देती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या घटिया कॉफी बनाई है आपने, अपने मायके से कुछ सीख कर नहीं आई हो क्या? चलो जाओ और अब मेरी सैंडल लेकर और मुझे पहनाओ, और हाँ उससे पहले यहाँ पोछा लगा दो। इसके बाद नव्या वो सब काम करती है, लेकिन उसके साथ ही उसे मायके में अपनी भाभीियों के साथ अपना किया हुआ बर्ताव भी याद आ रहा था। अब वो घर का सारा काम अकेले ही करती, साथ ही अपनी ननद के सारे नखरे भी सहती। अब उसे अपने मायके की बहुत याद आने लगी। एक रोज, अरे तुम दोनों आओ आओ, वैसे आज यहाँ कैसे आना हुआ? हम दीदी को लेने आए हैं, बहुत दिन हो गए उन्हें आए हुए, और हमें हमारी प्यारी ननद जी की बहुत याद भी आ रही थी। अपनी भाभीियों की बात सुनकर नव्या उनके गले लग जाती है और उनसे रोते हुए माफी मांगती है। भाभी भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप दोनों के साथ कितना बुरा किया था, आप पर क्या गुजरी होगी वो मुझे अब समझ आ रहा है जब मेरे साथ वो सब हो रहा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए काफी है दीदी। हाँ, अब तो हम बस यही चाहते हैं कि आप अपने ससुराल में सबसे मिलजुल कर और खुशी खुशी रहें। उन सबकी बातें सुनकर रश्मि और उसकी माँ को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी नव्या से माफी मांगती है। इसके बाद नव्या अपनी भाभीियों के साथ कुछ दिन के लिए मायके आ जाती है, जहाँ वो उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।